केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना में पार्टी के चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को संबोधित करने के साथ ही सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। वहीं मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की चुनावी रैलियां। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें। विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। वहीं आबकारी मामले में संजय सिंह की पेशी आज। भारत के दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किया सम्मानित। सामिया सुलुहु हसन ने सम्मान को देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली तंजानिया की बच्चियों को किया समर्पित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोरक्को के लिए मार्राकेश हुई रवाना। G20 की FMCBG के साथ ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में लेंगी भाग। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर हुआ समझौता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम में अपने इटली के समकक्ष के साथ की बैठक में दोनों नेताओं ने की रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत। वैश्विक नेताओं ने हमास के हमले की एक सुर में की निंदा। खेल की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से आज करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। और आईसीसी विश्व कप में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में गत विजेता इंग्लैंड के सामने होगी बांग्लादेश की चुनौती, तो वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने। नमस्कार, टीटी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे चुनाव की खबर के साथ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी दल प्रचार अभियान में जुट गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अमित शाह तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद अमित शाह का ये पहला तेलंगाना दौरा है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। आचार संहिता लगते ही इन पार्टियों ने जीत की तैयारियां तेज कर दी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। वो शहडोल के ब्यौहारी में आम सभा को संबोधित करेंगे। और आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर घोटाला करने का आरोप है। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी दिल्ली में अमानतुल्लाह खान से जुड़े 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। इससे पहले पिछले हफ्ते दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया था।
और आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को लुटियन दिल्ली में स्थित टाइप 7 बंगला खाली करने की इजाजत दे दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट कल इसकी सुनवाई करेगा। दिल्ली भाजपा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। आज दिल्ली के चौक चौराहों पर दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ चौक पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन में भाग लिया। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हम जानते हैं कि तमाम नेता आम आदमी पार्टी के वो शराब घोटाले में आरोपी है। जन जागरण अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का गढ़ है, कुनबा है, तो उस कुनबे की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जन जागरण अभियान दिल्ली की जनता को जहाँ जागरूक कर रहा है, वहाँ ये संदेश भी दे रहा है कि दिल्ली की जनता अब इन भ्रष्टाचारियों से त्रस्त आ चुकी है। अमरनाथ खान के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। देखिए, अपराधी भ्रष्टाचारियों के घर तो ईडी या जांच एजेंसी काम करेगी। अगर वो ईमानदार होते तो जांच एजेंसी क्यों जाती? उन्होंने जो कर्म किए हैं वो वैसा फल भोगेंगे। मैंने मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह हिरासत में है, उनकी पेशी हो रही है। तो इस तरह से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता आरोप में आ रहे हैं शराब घोटाले। मैंने पहले कहा कि ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को कुनबा है। ये लिस्ट फहरिस्त थोड़ी लंबी है, अभी और नाम भी आएंगे। केजरीवाल आम आदमी के भेष में आकर दिल्ली की जनता की माताओं और बहनों के घर बर्बाद शराब घोटाले से करने आया है। आज दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी समझकर जिसको वोट दिया था, आज उससे दिल्ली की जनता कोई ठग लिया, चाहे वसूली बाबा हो, चाहे इनके नशेड़ी बाबा हो, चाहे हवाला बाबा हो, लगातार दिल्ली की जनता का पैसा लूट रहे हैं। आज हम दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के हक के लिए, अधिकार के लिए खड़ा है। जो पैसा अरविंद केजरीवाल ने, किंगपिन ने जनता का लूटा है, वो अब वापस देने का समय है। अब हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली की जनता तंग हो गई है। लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग विंग जो बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली के आईटीओ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और वो त्यागपत्र मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले के आरोप में। कैमरामैन अनिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फोन टैपिंग के मामले में पूछताछ के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय 11 अक्टूबर को अपराध शाखा की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें लोकेश शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस ने 25 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और गैर कानूनी तरीके से टेलीग्राफिक सिग्नल को रोकने के आरोप में लोकेश शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। लोकेश शर्मा ने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद न्यायालय ने 3 जून 2021 को लोकेश शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लोकेश शर्मा अब तक 4 बार अपराध शाखा के सामने पेश हो चुके हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन भारत के दौरे पर हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में आज तंजानिया की राष्ट्रपति ने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तंजानिया के राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। सामिया सुलूहू हसन ने सम्मान को देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली तंजानिया की बच्चियों को समर्पित किया। My heart is brimming with gratitude and my soul is humbled by the profound recognition bestowed upon me by this great university. Receiving an honorary doctorate is an extraordinary privilege that I accept with great pride and humility. I extend my heartfelt appreciation to Jawaharlal Nehru University
for deeming me worthy of her honoris causa. This honorary causa degree will forever be etched in my history as the first to be awarded to me by a foreign country. इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आकर्षण का केंद्र अब हिंद प्रशांत की ओर बढ़ रहा है। भारत और तंजानिया का सहयोग हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखने और सुरक्षित, फ्री और खुली शिपिंग भूमि सुनिश्चित करने के उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। So, ladies and gentlemen, India and Tanzania enjoy traditionally close and friendly relations marked by sound political understanding, regular high-level visits, diversified economic engagement, and strong people-to-people contacts. Our trade relations with Tanzania date back several centuries when traders from the western coast of India first traveled to East Africa along the maritime route for trade and commerce. In fact, yesterday, when the Honorable President met Prime Minister Modi, this was the connect between our western coastline, the state of Gujarat, and Zanzibar in particular, I think was very much the subject of conversation. Economic ties between our two countries have always been a strong pillar. I'm happy to inform that despite the global disruption and challenges posed by the pandemic, our bilateral trade has witnessed strong growth from both sides and today stands at close to $6 billion. और देश के विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के पास 70 नाम भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कानून मंत्रालय के समक्ष लंबित 70 नाम अब कॉलेजियम के पास आ गए हैं। कोर्ट उन पर काम कर रहा है और अक्टूबर की छुट्टियों से पहले इसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश के लंबित रहने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये एक सकारात्मक सूचना है कि कानून मंत्रालय के पास लंबित उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए बड़ी संख्या में सिफारिशें अंततः कॉलेजियम को भेज दी गई हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि अब ये कॉलेजियम के पास लंबित हैं, क्योंकि जवाब पिछले 2 दिन में ही मिले हैं। कॉलेजियम जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल पूरी ताकत से आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर के मौरिफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के रूप में हुई है। गौरतलब है कि आतंकवादी अबरार कश्मीरी पंडित स्वर्गीय संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को के माराकेच की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई हैं। वो G20 FMCBG बैठकों के साथ साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में भाग लेंगी। वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास चौथे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकों की सह अध्यक्षता करेंगे। निर्मला सीतारमण 11 से 15 अक्टूबर तक माराकेच में होने वाली अन्य बैठकों के अलावा इंडोनेशिया, मोरक्को, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। इटली के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम में अपने समकक्ष गुइडो क्रोसेटो के साथ बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें प्रशिक्षण, सूचना साझा करना और समुद्री सुरक्षा शामिल है। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी के और मजबूत होने की भी उम्मीद जताई। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। इस दिशा में कई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य का प्रचार और पूर्ति के लिए मेंटल केयर एक्ट 2017
अधिनियमित किया गया है। वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के शुभारंभ के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण एक प्राथमिकता बन गया है। देश भर में पूरे 1.6 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही है। और 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है। सरकार से मैंने जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो एक भाव देखा है और उससे पहले हैदराबाद में और उसके आसपास तेलंगाना में जाकर देखा है, निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है। तमिलनाडु के चेन्नई में किसान केंद्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों को दी धान और गन्ने के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को अनदेखा करते हुए जबरन पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का असर कच्चे तेल के दाम पर भी दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $88 प्रति बैरल और WTI क्रूड $87 प्रति बैरल के करीब है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया है। बात करें बाजार की तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत हुई। ग्लोबल मार्केट में बढ़िया मूड के बाद घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 300 अंकों तक की बढ़त दिखी। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी मजबूती के साथ 19,600 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल बाजार से आज सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का माहौल बना हुआ है। एशिया के 9 बाजारों में से 7 के सूचकांक आज बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि एक सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा है। ताइवान में छुट्टी होने की वजह से ताइवान वेटेड इंडेक्स में आज कारोबार नहीं हो रहा है। और इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज चौथा दिन है। हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, तो वहीं इजराइल भी पलटवार कर रहा है। इजराइल ने दक्षिणी इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने का ऐलान किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर बीती रात 500 से अधिक हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। 7 हमास कमांडेंट सेंटर और एक जिहाद कमांड सेंटर पर भी बम बरसाए गए। इजराइल ने कई बहुमंजिला इमारतों को भी निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया है और गाजा पट्टी की पूर्ण नाकेबंदी कर रही है। ये एक संकेत हो सकता है कि वो हमास द्वारा सप्ताहांत में किए गए विनाशकारी हमले के जवाब में जमीनी हमले की योजना बना सकती है। हमास द्वारा किए गए हमले ने इजराइल की अजेयता की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1,500 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें इजराइल के 900 और हमास के 687 से अधिक लोग शामिल हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इटली के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी करके आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजराइल पर अचानक किए गए हमलों की निंदा की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर स्कोल्स, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस एक संयुक्त बयान में कहा कि हमास के आतंकवादी कृत्यों का कोई समर्थन नहीं है। बयान में कहा गया है कि दुनिया ने देखा है कि हमास के आतंकवादियों ने परिवारों का उनके घरों में नरसंहार किया। एक संगीत समारोह में शामिल 200 से अधिक युवाओं की हत्या कर दी गई और बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों और पूरे परिवारों का अपहरण कर लिया गया, जिन्हें अब बंधक बनाया हुआ है। बयान में कहा गया है कि उनके देश इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने के प्रयासों में इजराइल का समर्थन करेंगे। इन नेताओं ने कहा है कि फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को पहचानते हैं, लेकिन हमास उन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि वो फिलिस्तीनी लोगों को आतंक और रक्तपात के अलावा कुछ भी नहीं देता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने फिलिस्तीन को सहायता रोकने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद मारे गए लोगों में 11 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं ये भी संभावना है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में अमेरिकी नागरिक भी हों। बाइडेन ने बताया कि अमेरिका अपने लापता नागरिकों के ठिकानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने अपनी टीम को खुफिया जानकारी साझा करने समेत हर पहलू पर इजरायली समकक्षों के साथ काम करने का निर्देश दिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग पर हिमाचल प्रदेश के मिनी इजराइल यानी धर्मकोट गांव घूमने आए इजरायली बेहद दुखी हैं। इजरायली पर्यटकों ने कहा कि जब से उनके देश में ऐसे हालात बने हैं, तब से वो लोग बेहद उदास हैं और अब वतन वापसी का भी मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमले की खबर हमारे लिए एक झटके के रूप में आई है। Scared for our friends and family there, and angry about the terrorists from Hamas. So mostly like we keep on updating on the news and trying to get flight back to Israel to be with our families. Or being with people that understand the situation, being with friends, talk about, see the news. I think it's very important, and also talk with the families in Israel and make sure that everything is okay and everyone are safe. Now the situation is unclear because there is a lot of cyber fighting and fake news about flights, about everything. I know people are trying to get rescued flights to Israel, flying to Europe, flying to Dubai. The situation is not clear right now. No one knows if we can come back. Air India cancelled all the flights until the 14th, and people are just don't know. और अमेरिकी में अभिनेताओं की यूनियन SAG-AFTRA की हड़ताल अभी भी जारी है। अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के साथ श्रम विवाद में कोई हल ना निकलने के बाद यह हड़ताल हुई है। कलाकार वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ कामकाजी परिस्थितियों में भी अन्य सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका यूनियन के सदस्य हॉलीवुड और टेलीविजन स्टूडियोज के साथ एक नए अनुबंध पर सहमत हो गए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 8,525 वोटों में से 99% WGA सदस्यों ने नए अनुबंध की पुष्टि के लिए मतदान किया, जो 25 सितंबर 2023 से 1 मई 2026 तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। एशियाई खेलों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी,
राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। भारतीय हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। अमित रोहिदास ने मुलाकात के बाद कहा कि एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बड़ी उपलब्धि है। भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये टूर्नामेंट हमने गोल्ड मेडल जीता तो डायरेक्ट हम लोग पेरिस के लिए क्वालिफाई हो गए। तो ये चीज़ हॉकी का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट टाइम 2020 ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद 2022 में एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता था, अभी गोल्ड है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग मेडल मिल रहे तो ऑलमोस्ट मतलब देश का सभी खुश लग रहा है, देश को भी खुशी मिल रहा है, अपने प्लेयर को भी एक मोटिवेशन मिल रहा है कि सब फैंस जितने भी हैं सभी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने को और मोटिवेशन मिलता है कि आगे जाके और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 19वें एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय तीरंदाजी दलों को कई पदक जीतकर भारत लौटने पर सम्मानित किया। और वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। इंग्लैंड अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों हार गई थी। ऐसे में टीम उस हार को भुलाकर अपने प्रदर्शन में सुधार करने के इरादे से उतरेगी। हालांकि इंग्लैंड के लिए ये इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती इंग्लैंड कभी नहीं करेगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम अक्सर उलटफेर करने में माहिर रही है। टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराकर जीत के साथ शुरुआत की है। एक अन्य मुकाबले में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इस मुकाबले को जीतकर पाकिस्तान लगातार दूसरी जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। पाक टीम ने पहले मैच में नीदरलैंड्स को हराया था। नीदरलैंड्स जैसी एसोसिएट टीम के खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया। ऐसे में उसे श्रीलंका के खिलाफ सावधान रहना होगा, जिसके पास धुरंधर स्पिन गेंदबाज हैं। आमतौर पर पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिन को बखूबी खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम एंड कंपनी को महीश तीक्ष्णा और डिनिथ बेल्लागी को हल्के में लेने से बचना होगा। तीक्ष्णा पहला मैच नहीं खेले थे, जिसमें श्रीलंका को 102 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।